Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN coaching classes. KGN coaching classes छात्रों की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अध्याय 2 विलियन अर्थात सॉल्यूशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राउल्ट के नियम एवं उसे गणितीय स्वरूप पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके पूर्व 3 लेक्चर में राउल्ट नियम से संबंधित विभिन्न फैक्ट्स या विभिन्न तथ्य या उन बातों को हमने समझा था जो राउल्ट के नियम को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। अर्थात हमने पिछले 3 लेक्चर में राउल्ट से नियम से संबंधित विभिन्न तथ्य अर्थात विलयन, विलय, विलायक, वाष्पदाब, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, मोल प्रभाव या मोल भिन्नांक और अणुसंख्यक गुण धर्म पर विस्तृत चर्चा की थी। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये सारी बातें आप सभी के समझ में आ गई होगी। यही बातें आपको राउल्ट के नियम को समझने में निश्चित ही बहुत ही मददगार साबित होगी। डियर स्टूडेंट, इस साल परीक्षा में मध्य प्रदेश बोर्ड में राउल्ट का नियम पूछा जा सकता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अथवा राउल्ट का नियम क्या है, इसके लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। अथवा राउल्ट के नियम के लिए आवश्यक व्यंजक प्राप्त कीजिए। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि अवाष्पशील विलय के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान विलयन में उपस्थित विलय की मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम यह हम अवाष्पशील विलय के लिए सिद्ध कर रहे हैं। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। जब किसी वाष्पशील द्रव में यानी जब कोई द्रव है उसके अंदर हमने अवाष्पशील विलय अर्थात नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अर्थात हमने ऐसा विलय मिला दिया जो कि उसके विलायक की वाष्प के बनने में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात विलायक की वाष्प को नहीं बनने देता है, क्योंकि जो विलय हमने मिलाया है वह अवाष्पशील है। तो इसका काम ही यही है कि विलायक की वाष्प के बनने में बाधा पैदा करे। इस प्रकार जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात उसका अवनमन हो जाता है। अतः राउल्ट साहब के अनुसार विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, विलयन में कौन होता है, विलायक और विलय, तो विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाव के होता है। यानी जितना विलायक का मोल प्रभाव होगा उतना ही विलायक का वाष्प दाब होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं विलयन में विलय का बिल्कुल भी योगदान नहीं है, क्योंकि विलायक के वाष्प बनने में बाधा उत्पन्न करता है, उसकी वाष्प के मान को कम करता है। इस प्रकार विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। सूत्र की स्थापना। अब चूंकि विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पशील है अर्थात उसका कोई योगदान नहीं है, अतः हम ये मान सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। माना कि विलयन का वाष्प दाब P विलायक का वाष्प दाब P है तथा विलायक का मोल प्रभाव
एक्स ए है। ये हमने मान लिया। हमने क्या माना? माना कि विलयन का वाष्प दाब P, विलायक का वाष्प दाब P है और विलायक का मोल प्रभाव x है। तो जैसा कि हम जानते हैं विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। चूंकि विलयन में उपस्थित विलायक अवाष्पशील है, अतः विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। और चूंकि विलयन का वाष्प दाब P हमने माना और विलायक का वाष्प दाब P है, तो हम लिख सकते हैं P बराबर PA। और हम जानते हैं विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती है। तो विलायक का मोल प्रभाव x से होता है, तो ये बन जाएगा P बराबर PA, अर्थात विलयन का वाष्प दाब P बराबर होता है विलायक के वाष्प दाब PA के, और विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। विलायक का मोल प्रभाव क्या है? XA, तो PA समानुपाती XA। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं PA समानुपाती XA। और हम जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा K, जहां K एक नियतांक है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। लेकिन हम जानते हैं कि विलायक का मोल प्रभाव XA बराबर 1 होता है तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA बराबर P0A या P0A है। ये हमने मान लिया। हमें K का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि विलायक का मोल प्रभाव XA बराबर 1 तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए PA बराबर P0A अर्थात P0 है। अतः समीकरण 1 में XA और PA का मान रखने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में XA एवं PA का मान रखने पर, तो इसका मान रखते हैं हम, तो PA की जगह आ जाएगा P0 बराबर K और XA का मान 1। सबके बात समझ में आ रही है? क्या करा हमने? हम जानते हैं कि XA बराबर 1 होता है और हमने माना PA इक्वल टू P0A और इन दोनों मानों को हमने समीकरण 1 में रखा है। तो K अपनी जगह एज इट इज, XA की जगह 1 और PA की जगह P0A। अच्छा, K का जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो P0A बराबर K, इसको देंगे हम 2। अब समीकरण 1 में K का मान रखने पर, K का मान रखने पर, तो इस K का मान हम 1 पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा PA बराबर K की जगह P0A इंटू XA। समझे? PA की जगह PA की जगह PA, K की जगह P0A और XA। इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। पुनः हम जानते हैं विलायक और विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। तो हम लिखेंगे यदि विलय का मोल प्रभाव XB
हो तो क्या जानते हैं हम, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ये बन जाएगा 4। क्योंकि हम जानते हैं एक्स ए का मान बन रहा 1 माइनस एक्स बी, तो समीकरण में रख देंगे हम 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से ये बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए का मान 1 माइनस एक्स बी। सभी के बात समझ में आ रही है? श्योर? पक्का? कोई डाउट? चलिए ठीक। तो हमने एक्स ए का मान 1 माइनस एक्स बी यहाँ रखा, तो ये क्या बन जाएगा, पी ए पी नॉट ए माइनस पी ए एक्स बी, और हम इसको इधर जाएंगे तो बन जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी और एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसको हम देंगे 5। समीकरण 5 से स्पष्ट है, हम लिखेंगे इसमें जहां पी ए बराबर, तो पी ए क्या है, हम जानते हैं पी ए विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, और पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। इस प्रकार हम देखते हैं पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, और एक्स बी यह विलय का मोल प्रभाव है। अतः समीकरण 5 के आधार पर, समीकरण 5 के आधार पर राउल्ट नियम की दूसरी परिभाषा इस प्रकार हम कर सकते हैं, इस प्रकार हम कर सकते हैं। किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित
विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है, बराबर होता है। तो यह राउल्ट नियम की दूसरी परिभाषा निकल गई कि समीकरण 5 के आधार पर राउल्ट नियम की दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं, कह सकते हैं, किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए, क्योंकि इसमें विलय क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अवाष्पशील विलय है, तो किसी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान अर्थात P0A माइनस P0A का मान विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। और साथ ही समीकरण 5 से यह भी स्पष्ट है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि यह विलय के सांद्रण पर निर्भर करता है। विलय की प्रकृति पर नहीं। समीकरण 5 से हम दे सकते हैं कि विलय का मोल प्रभाव विलय के सांद्रण पर निर्भर करता है, अर्थात कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। और यही अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा है कि विलयन के कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की या निश्चित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम। तो आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट, जल्दी से नोट कर लीजिए।